तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लें क्या है। कहता है टू लिक्विड्स A एंड B फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन हैज अ वेपर प्रेशर ऑफ 700 टॉर एट 80 डिग्री सेल्सियस। इसे टोटल प्रेशर की बात की जा रही है एंड दिस इज 700 टॉर। दो लिक्विड है A और B, उसको मिलाया गया है और उसका जो प्रेशर है, वेपर प्रेशर, वो 700 टॉर है। जब टेम्परेचर क्या दिया गया है, 80 डिग्री सेल्सियस है तब पे। It is distilled till 2/3 of the solution is collected as condensate। और इसी सॉल्यूशन को, ये जो सॉल्यूशन है उसको आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भेजा गया है और उसको कंडेंसेट किया गया है। कितना टाइम्स किया गया है? जब तक कि 2/3 जो सॉल्यूशन का है वो कलेक्ट ना हो जाए। यानी कि यहाँ अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि डिस्टिलेशन के बाद जो चला जाता है, यानी कि जो यहाँ पे आ जाता है जिसको हम लोग कंडेंस कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्टिलेट या फिर कंडेंसेट भी कहते हैं इसको हम लोग। दिस इज कॉल्ड डिस्टिलेट। और जो बच जाता है दैट इज कॉल्ड रेसिड्यू। रेसिड्यू। और यहाँ पे बस समझने के लिए मैं एक अरेंजमेंट लगा कर रहा हूँ, इसको मैं इस तरह से बाइंड लगा दे रहा हूँ। यानी कि सॉल्यूशन ने क्या किया है, यहाँ पे क्या हो चुका है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो चुका है। अब यहाँ पे जो सॉल्यूशन है कुछ बच चुके हैं, दैट इज रेसिड्यू। यहाँ रेसिड्यू बच चुका है और यहाँ पे अपना डिस्टिलेट या फिर कंडेंसेट जो कहो यहाँ पे तुमको मिल चुका है। डिस्टिलेट कहो या फिर कंडेंसेट कहो, वो आपको मिल चुका है। ठीक है। और इसके बारे में कहा जा रहा है दिस इज 2/3। और जब ये 2/3 है इनिशियल सॉल्यूशन का, तो ये ऑब्वियस है कि ये 1/3 रहा होगा। ठीक है बच्चों। तो अब इसके बारे में क्या कहा जा रहा है, द कंपोजिशन ऑफ कंडेंसेट इज एक्सेड एज 0.75। यानी कि इसके में कहा जा रहा है कि इसमें जो कंडेंसेट में A का जो मोल फ्रैक्शन है दैट इज 0.75 एंड दैट ऑफ रेसिड्यू इज 0.30। और रेसिड्यू जो है, जो बचा हुआ है, इसमें XA डबल डैश से रिप्रेजेंट किया रहा है एंड दिस इज 0.30। If the vapor pressure of the residue at 80 degree Celsius is 600 torr, यानी कि प्रेशर ऑफ रेसिड्यू दिया हो बच्चों, दिस इज 600 टॉर ये दिया हुआ है। देन फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द ओरिजिनल लिक्विड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एंड प्योर बी। इसमें टोटल 3 क्वेश्चन है बच्चों। एक तो बताना है ओरिजिनल कंपोजिशन क्या था ओरिजिनल लिक्विड का, यानी कि ये जो डिस्टिलेट होने के पहले ये जो सॉल्यूशन रहा होगा उसका क्या रहा होगा, उसका कंपोजिशन क्या रहा होगा, उसका मोल फ्रैक्शन A और B का क्या रहा होगा उसमें, वो बताना है बच्चों। उसके बाद जो प्योर लिक्विड A है और प्योर लिक्विड B है उसका इंडिविजुअल प्रेशर क्या होता है, प्योर फॉर्म में क्या होता है, वो आपको निकालना है। तो 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन को हम लोग फटाफट इसमें सॉल्व करते हैं। याद करो इस तरह का एक सॉल्यूशन तुम लोग को मैंने बताया था जब मैं पढ़ा रहा था वेपर प्रेशर। तो मैंने बताया था कि जब भी ये जो पार्टीशन होता है, ये जो क्वेश्चन कहा जाता है ना 1/3 चला गया है, बच गया है, या 2/3 चला गया है, दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ मोल। याद रखेंगे इस बात को, ये अंडरस्टूड वाली बात है। ये यहाँ का क्वेश्चन है, यहाँ पे एडवाइस है ये मेरा कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन लिखा रहे तो आप इसको नंबर ऑफ मोल से इसको रिलेट करेंगे। तो अगर मैं मान लो जो ओरिजिनल मेरा लिक्विड था, फॉर ओरिजिनल लिक्विड मैं कहूँ कि नंबर ऑफ मोल ऑफ ए जो था उसको मैं कैपिटल X कह दूँ, और नंबर ऑफ मोल ऑफ बी जो था इसको बच्चों हम लोग कह दें कैपिटल Y। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो X का वैल्यू होगा, यानी कि A का जो मोल होगा, इसमें A का जो मोल होंगे और इसमें जो A के मोल होंगे उसके सम के बराबर होंगे, क्योंकि A तो इसी दोनों में बटा होगा और दोनों में मुझे A का मोल फ्रैक्शन दिया गया है। तो मैंने बताया था कि उसमें इसको मैं लिख सकता हूं कि टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इन द रेसिड्यू and number of mole of A in the distillate। यानी कि टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ A in the original liquid is equal to the number of mole of A in residue and the number of mole of A in distillate का जो सम होगा। तो अब इसमें कितने मोल होंगे A के, तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसके जो मोल फ्रैक्शन होते हैं उससे हम लोग टोटल मोल को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो टोटल मोल कितना होगा, तो टोटल मोल इसका हो जाता है X + Y।
x प्लस वाई इज अ टोटल मोल, और ये 1/3 है इसमें, यानी कि टोटल मोल इसका कितना है, दिस इज टोटल मोल। तो टोटल मोल इज x प्लस वाई का 1/3। यही चीज यहां पे याद रखना है आपको कि जब भी 1/3 या 2/3 वाली बात की जाती है वो टोटल मोल के रिस्पेक्ट में होता है, और ये 2/3 हो रहा है, इसका मतलब यहां पे मोल कितना है, टोटल मोल, यहां पे टोटल मोल हो गए x प्लस वाई का 2/3। ये चीज समझने वाली बात है इस लैंग्वेज में, ठीक है। अब यहां के बाद आसान है काम। अब इसमें x a अपने को पता है, यानी कि इसमें हम लोग a का मोल फ्रैक्शन अपने को पता है, तो a का मोल निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ a इन रेसिड्यू इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ a इन रेसिड्यू मल्टीप्लाई टोटल मोल कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू मोल ऑफ a इन रेसिड्यू प्लस मोल ऑफ a इन कंडेंसेट, और मोल ऑफ ए इन रेसिड्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं क्या, मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई टोटल मोल। तो हम लोग कह सकते हैं 0.3 इंटू 1/3 x प्लस वाई, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग क्या, 0.75 इंटू ये क्या होगा 2/3 x प्लस वाई, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग x और y का रिलेशन हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं बच्चों। तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 0.1 x प्लस वाई प्लस, और इसको हम लोग डिवाइड करें 25 या 75, 25 हो जाएंगे, या प्लस 25 यानी 0.5, तो 0.5 इंटू एक्स प्लस वाई हो गया बच्चों। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लें फटाफट। तो x इज इक्वल टू 0.1x और 0.5x यानी 0.6x प्लस वाई, ये हो गया। अब यहाँ पे 0.6x, यहाँ पे 1 है तो यह सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो दिस कुड बी 0.4x, है ना। तो इसको लिख सकते हैं, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 0.4x, और ये हो जाएंगे 0.6x। तो यहाँ से अपने को y बराबर लिख सकते हैं ना, y बराबर क्या हो जाएगा, तो y बराबर 0.4 0.6, यहाँ चला गया 4/6 यानी कि 2/3, तो 2/3x कह सकते हैं। ये आपका निकल गया x और y में क्या रिलेशन है। अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ a आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि अपने को x और y का रिलेशन पता चल चुका है। क्योंकि अपने को क्या निकालना था, ओरिजिनल में a और b का मोल फ्रैक्शन। तो फॉर ओरिजिनल क्या कह सकते हैं बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ a इज इक्वल टू मोल ऑफ a बाय क्या होगा, मोल ऑफ सोल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, यानी टोटल मोल, यानी कि x प्लस वाई। तो x बाय एक्स प्लस वाई, उसी तरह से हम लिख सकते हैं x बाय एक्स प्लस वाई को x बाय एक्स, और y को हम लोग x के टर्म में लिख सकते हैं 2/3, तो 3/2 करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि यहाँ पे 2/3x, सॉरी 2/3 ही रहना पड़ेगा। x कट जाएंगे, यहाँ पे xa का मान निकल जाएगा बच्चों, तो xa इज इक्वल टू आ जाएगा 3 1 तो 3 2 5 5/3, तो 3/5 यानी कि हो जाएगा 3/5। तो यहाँ से निकल गया xa की वैल्यू, दिस इज 0.6, तो xb की वैल्यू निकल गई यहाँ पे 0.6 में 1 में 0.6 हटा दें तो 0.4। तो यहाँ से आपका निकल गया। तो यहाँ पे सोचो, यहीं पे मेन बात था ना कि ये पता होना चाहिए ना आपको, रेसिड्यू जो 1/3 है उसका क्या मतलब हो रहा है। इसका मतलब हो रहा है टोटल मोल इनिशियल था ना ओरिजिनल सोल्यूशन का, उसका 1/3 मोल यहाँ पे प्रेजेंट है। बस ये क्वेश्चन था, ओरिजिनल जो कॉन्सेप्ट था यहाँ पे समझने वाली बात थी। उसके बाद तो हमको पता ही है ना कि टोटल मोल जो ओरिजिनल बराबर होगा तो वो रेसिड्यू का मोल और कंडेंसेट के मोल के बराबर होगा, दैट इज उसके यहाँ से हम लोग एक्स और वाई का रिलेशन निकाले और फिर एक्स की वैल्यू हम लोग निकाल दिए। ये अपना फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट बोलता है क्या, ओरिजिनल ए और प्योर ए और प्योर बी का आपको निकालना है क्या, वेपर प्रेशर। तो सेकंड पार्ट के लिए देख लेते हैं, सेकंड पार्ट का क्वेश्चन क्या कहता है। तो पी टोटल हमको पता है ना, पी टोटल इज टू क्या होता है, पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी होता है। और पी टोटल अपने को पता, दिस इज 700 टॉस, 700 इज टू पी ए नॉट अपने को पता नहीं है, एक्स ए अपने को पता चल चुका है 0.6 प्लस पी बी नॉट अपने को पता नहीं है, दिस इज, और एक्स बी का वैल्यू कितना है 0.4। तो यहां से एक पहला इक्वेशन निकल गया। और एक याद करो, आपको रेसिड्यू दिया हुआ है ना 600 टॉर्च, रेसिड्यू के लिए भी काम कर लेते हैं। तो पी आर बराबर लिख सकते हैं क्या, P
पी ए नॉट इंटू एक्स ए डबल डैश प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी डबल डैश। तो पी आर की वैल्यू दी गई है, दिस इज 600, दिस इज इक्वल टू पी ए नॉट, एक्स ए डबल डैश इज 0.3 प्लस पी बी नॉट, एक्स बी डबल डैश क्या हो जाएगा 0.3, दिस इज 0.7, है ना। ये हो गया अपना सेकंड इक्वेशन। आपको दो इक्वेशन पता है, पी ए नॉट और पी बी नॉट, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल्स, दो अननोन। अब क्या करें, आप सब्ट्रैक्शन लगा करके यहाँ पे काम कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। तो फ्रॉम 1 and 2 आप कैलकुलेशन कर लें। तो लीनियर इक्वेशन है और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, फ्रॉम 1 and 2 आप एक काम करें, आपको निकल जाएगा। और पी ए नॉट का मान आपको निकल जाएगा 833.3 टॉर, ये आंसर आपका है, आ ही जाएगा। और पी बी नॉट जो है वो आपका 500 टॉर, ये भी आ ही जाएगा। तो आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आया बच्चों, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था। इसमें बस ये समझने वाली बात थी कि जब भी डिस्टिलेट के बारे में बताया जा रहा हो ना कि भाई इतना टाइम से निकल गया है, इसका मतलब वो मोल के टर्म में बात की जा रही है। ओके, चलो भाई अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ अ 4 मोल % सोल्यूशन ऑफ अमोनिया इन वाटर एट 293 केल्विन इज 50 टॉर, 50 टॉर है। तो कहा जा रहा है एक सोल्यूशन है किसका, अमोनिया का, कितना है 4 मोल %, मोल % है, ध्यान दीजिएगा, वेट % नहीं है, मोल % है। तो 4 मोल % है सोल्यूशन, 4 मोल % सोल्यूशन ऑफ अमोनिया है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अमोनिया अगर 4 मोल लोगे तो सॉल्यूशन जो है आपका वो 100 मोल रहा होगा। इसका मतलब इसके में वाटर जो है वह 96 मोल रहे होंगे। सिंपल, ये सिंपल कहानी है इसकी। और 293 50 टॉर, इसका प्रेशर दिया गया आपको 50 टॉर, है ना। इसका प्रेशर दिया गया है कितना है, पी टोटल दिया है 50 टॉर, ये कहानी है, ठीक है। अब कहता था वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 17 टॉर। अब वेपर प्रेशर प्योर वाटर मैंने पी नॉट H2O दिया हुआ है, दिस इज 17 टॉर। चलो भाई ये भी लिख लिए। अब क्या कहता है, एट द सेम टेम्परेचर तो होना ही था। अप्लाइंग हेनरीज लॉ एंड रॉल्स लॉ, कैलकुलेट द टोटल प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ अ 5 मोल % सोल्यूशन। अच्छा, ये कोई नया सोल्यूशन है, वो 5% वाला है, उसके लिए आपको बताना है कि क्या उसका होगा। तो हम लोग एक काम कर लें, 5 मोल % देखते हैं जरूरत क्या पड़ता है, फिर इससे हम निकाल लेंगे। 5 मोल % सोल्यूशन अमोनिया का है, इसका मतलब हम, और इसका हमको क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है। तो इसका पी टोटल क्या हो जाएगा, तो पी प्रेशर ऑफ अमोनिया गैस प्लस प्रेशर ऑफ वाटर निकालना होगा, ठीक है। और पी टोटल हमको निकालना है यहाँ पे। तो प्रेशर ऑफ अमोनिया के लिए हमको यहाँ पे हेनरीज लॉ लगाना पड़ेगा, दिस इज KH इंटू एक्स गैस प्लस पी ऑफ वाटर निकालने के लिए हमको पी नॉट ऑफ H2O इंटू एक्स ऑफ H2O निकालना पड़ेगा। और एक्स मोल फ्रैक्शन को निकालना पड़ेगा, चूंकि यहाँ देखो 5 मोल % है, इसका मतलब 100 मोल में ये 5 मोल है, कौन, अमोनिया। तो इसका मतलब 1 मोल में कितने हो जाएंगे, तो 0.05 मोल हो जाएंगे ना ये, है ना। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं 0.05, तो KH इंटू 0.05। देखो भाई मैंने डायरेक्ट किया है, 5 मोल % का मतलब मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 100 मोल सोल्यूशन में 5 मोल, तो 1 मोल सोल्यूशन में कितने हो जाएंगे 0.05। इन द सेम वे पी नॉट H2O इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, ये अगर 0.05 है तो ये तो 0.95 ही होगा। और पी नॉट वाटर भी अपने को पता है, दिस इज 17 टॉर, तो KH इंटू 0.05 प्लस 17 इंटू 0.95। अब PT अगर इसका निकालना है तो अपने को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है KH, यानी कि इसी KH को निकालने के लिए ये पूरी सीन दी गई है। निकाल लो इससे भाई, तो इसका PT निकाल लो, इसका PT बराबर क्या हो जाएगा, P ऑफ अमोनिया, इन द सेम वे जैसा यहाँ किया वैसा यहाँ करना पड़ेगा, P ऑफ अमोनिया प्लस P ऑफ H2O। अब PT तो इसका दिया बच्चों, दिस इज 50 टॉर, दिस इज KH इंटू एक्स गैस, और एक्स गैस यहाँ पे अगर 4 मोल है 100 मोल में तो हो जाएगा 0.04 मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया प्लस पी नॉट ऑफ H2O इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो दिस इज 50 KH इंटू 0.04 प्लस पी नॉट दिया हुआ है इसका 17 इंटू, ये अगर 0.04 है दिस कुड बी 0.96
और यहाँ से बच्चों के एच का मान निकाल लेंगे हम लोग, तो हो जाएगा 50 माइनस 17 इंटू 0.96 अपॉन 0.04। अब इसे हम लोग को करना पड़ेगा कैलकुलेट, तो कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट। तो 17 इंटू .96 माइनस 50 हो गया डिवाइडेड 0.04, तो यह आ जाएगा आपका आंसर बच्चों आ गया 842 टॉर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ के एच। अब यही वैल्यू को यहाँ उठा के रख दें बच्चों, तो 842 इंटू 0.05 प्लस 17 इंटू 0.95, और इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो जो आपका रिक्वायरमेंट है, जो आपका पीटी का वैल्यू है, दिस इज 552.25, ये आ ही जाएगा, करके देख लीजिए। दिस इज द 7th क्वेश्चन। अगेन इट इज़ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि इसमें दो बातें थी, गैस का अलग दिया हुआ था, वाटर का अलग दिया गया था। चूंकि ये लिक्विड था इसलिए मैंने रॉड्स लगाया, चूंकि ये गैस था इसलिए हैंडरीज लगाया, ये क्लियर होना चाहिए। अब चलते हैं फटाफट अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कहता है इन एन आइडियल मिक्सचर ऑफ ए एंड बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज 0.25। इफ द रेशियो ऑफ PA0 to PB0 is 7/3, how many repeated distillation would be required as a minimum to obtain a small quantity of distillate which has a mole fraction of A better than 0.8। अच्छा, यानी कि अपने को क्या करना है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना है। जो समझो जरा, अच्छा क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्या कहता है कि भाई एक ऐसा मिक्सचर है ए और बी का, इसमें ए और बी है, चलो भाई है। अब इसको कहा गया कि इसमें PA0 और PB0 का जो रेशियो दिया गया है और इसमें मोल फ्रैक्शन दे दिया ना XA का, इसमें दे दिया है दिस इज 0.25, ये दे दिया गया है। और PA0 बाय PB0 का रेशियो दिया गया है एंड दिस इज गिवन टू यू, दिस इज 7/3, ये चीज़ है। तो अब यहाँ से क्या कर रहा है, कहता फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कीजिए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेट करके आप आगे बढ़िए, और तब तक आगे बढ़ते चल जाइए जब तक कि आपको इससे अच्छा ए का कंसंट्रेशन ना मिल जाए। यानी कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है या तो 0.8 मिले या तो 0.8 से ज़्यादा हो जाए, बेटर हो जाए। यानी कि शुद्धता के बारे में बात की जा रही है। 0.8 बेटर देन 0.8 का मतलब या तो मोल फ्रैक्शन ए का 0.8 हो या तो मोल फ्रैक्शन 0.8 से ज़्यादा हो जाए। और उतना मोल फ्रैक्शन ए लाने के लिए मुझे कितनी बार फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना पड़ेगा, अगर PA0 और PB0 का जो रेशियो 7/3 है। बच्चों ये बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है, एकदम शानदार तरीके से बनाना पड़ेगा इसको, थोड़ा सा सब्र रख करके। चलो देखें, 1 बाय 1 काम करेंगे। चलो यहाँ पे होना क्या है कि इसी तरह से डिस्टिलेट करते हैं ना हम लोग, एक से निकालेंगे, दूसरे में डालेंगे, दूसरे का वेपर तीसरे में जाएगा, इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा, ये है ना, इसी तरह से आगे जाता जाएगा, है ना। तो अब शुरू करते हैं हम लोग क्या सबसे पहले अपने को PA0 और PB0 का रिलेशन दिया हुआ है, तो हम लोग एक काम करते हैं, मुझे कितना बार, ये हो गया पहला डिस्टिलेशन, फिर होगा दूसरा डिस्टिलेशन, फिर होगा तीसरा डिस्टिलेशन, इसी तरह से एक एक डिस्टिलेशन मुझे करते हुए आगे बढ़ना है। सबसे पहले एक काम करता हूँ, P टोटल मुझे यहाँ कितना है पहले वो निकाल लेता हूँ, ठीक है। अब ये P टोटल क्यों निकाल रहा हूँ, P टोटल मैं इसलिए निकाल रहा हूँ कि जो पहला डिस्टिलेट मेरा यहाँ पे जो बनेगा, पहला डिस्टिलेट यहाँ पे जो लिक्विड आएगा, उस लिक्विड में कितना A आया है कितना B आया है, उसका वैल्यू यहाँ के वेपर से ही पता लगेगा। जो यहाँ का वेपर का मोल फ्रैक्शन का वैल्यू होगा वही यहाँ के लिक्विड के मोल फ्रैक्शन का वैल्यू होगा, फिर यहाँ के जो वेपर का मोल फ्रैक्शन का जो वैल्यू होगा वो यहाँ के लिक्विड का होगा। तो इसी तरह से हमको दिमाग में चलना है, लेकर बात लेकर के, ठीक है। चलिए, इसलिए मुझे यहाँ के मोल फ्रैक्शन को जानने के लिए P टोटल की रिक्वायरमेंट है, और जब तक ये P टोटल नहीं पता लगेगा यहाँ का मोल फ्रैक्शन पता नहीं लगेगा, और यहाँ का जब तक A और B का मोल फ्रैक्शन पता नहीं लगेगा तब तक यहाँ के A और B का मोल फ्रैक्शन पता नहीं लगेगा, और फिर यहाँ से यहाँ पता लगेगा, फिर यहाँ से फिर यहाँ पता लगेगा। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे और तब तक पता लगाते रहेंगे जब तक कि A की वैल्यू 0.8 या फिर 0.8 से ज़्यादा ना आ जाए। ये कितना बार देख रहे हैं, हम लोग करेंगे पहला डिस्टिलेशन। तो सबसे पहले PT निकालते हैं भाई, फॉर फर्स्ट डिस्टिलेशन, फॉर फर्स्ट डिस्टिलेशन हम पहली बार डिस्टिलेशन करा रहे हैं, पहली बार डिस्टिलेशन करा रहे हैं, फर्स्ट डिस्टिलेशन, यानी कि यहाँ से यहाँ हमको पहुँचना है। तो क्या करेंगे, अपने को पहले PT निकाल लें। तो PT कितना हो जाएगा, तो PT बराबर PA0 इंटू XA,
प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी, और दिस इज पी ए नॉट पी ए नॉट इंटू 0.25 गिवन है क्वेश्चन में, पी बी नॉट इंटू एक्स बी का मान 0.75 हो जाएगा 1 माइनस करने के बाद, और यहाँ से ए कॉमन ले लें, पी ए नॉट हो जाएगा तो एक काम कर देते हैं, ये पी ए नॉट इंटू 0.25 है ना, आप पी बी नॉट को पी ए नॉट के टर्म में ले आए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। पी ए नॉट इंटू 0.25 प्लस पी बी नॉट को हम लिख सकते हैं क्या, देखो भाई पी बी नॉट तो 3/7 पी ए नॉट कहते हैं इसको, है ना, 3/7 पी ए नॉट इंटू पी बी इंटू 0.75। अब यहाँ से अगर 0.5 को अगर हम लोग पी ए नॉट को अगर हम लोग कॉमन ले लें तो दिस कुड बी पी ए नॉट, और 0.25 भी कॉमन ले सकते हैं हम लोग, चलो रहने दो अभी, 0.25 प्लस 0.75 इंटू 3/7, ये रहा अपने पी टी के वैल्यू। ठीक है, अब मुझे ये निकालना है कि यहाँ जो वेपर बन रहा है उसकी वाई ए की वैल्यू क्या होगी, यहाँ का मोल फ्रैक्शन वाई ए क्या होगा। जो यहाँ का वाई ए होगा वही यहाँ का एक्स ए डैश होगा, है ना, क्योंकि इसी कंडेंस करके यहाँ लाया गया है। अब फिर यहाँ का जो वाई ए डैश होगा वो यहाँ का एक्स ए डबल डैश होगा, फिर यहाँ का जो वाई ए डबल डैश होगा, है ना, वो अगले का, यानी कि यहाँ का जो लिक्विड है जो इसी कंडेंस किया जाएगा, तो यहाँ का वो एक्स ए ट्रिपल डैश के बराबर होगा। तो इसी तरह से ये पहला डिस्टिलेशन, ये दूसरा डिस्टिलेशन, ये तीसरा डिस्टिलेशन, इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। तो हम लोग को बस ये एक्स ए डैश, एक्स ए डबल डैश, एक्स ए ट्रिपल डैश इसी तरह से आगे बढ़ते जाना है और उसकी वैल्यू चेक करते जानी है। जहाँ वैल्यू आया 0.8 या 0.8 से बड़ा रुक जाना है वहाँ पे हमको। ठीक है, चलो अब पहले हमको क्या निकालना है, अपने को निकालना है वाई ए, तभी तो निकलेगा एक्स डैश, तो वाई ए निकाल लेते हैं। तो वाई ए इज इक्वल टू क्या होता है, पी ए बाय पी टोटल अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे हो जाएगा पी ए का लिख सकते हैं पी ए नॉट इंटू एक्स ए अकॉर्डिंग टू रॉड्स, आप पी टोटल लिख सकते हैं पी ए नॉट इंटू 0.25, थोड़ा कैलकुलेशन है बच्चों, घबराना नहीं है। तो 0.75 इंटू 3/7, कैलकुलेशन का प्रेशर को हैंडल करना आना चाहिए, बस पता होना चाहिए हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। ये कट गया। तो अब यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू अपने को दी गई थी 0.25, तो यहाँ पे वाई ए की वैल्यू हो जाएगी कितनी, एक्स ए की वैल्यू हो जाएगी कितनी, यानी कि वाई ए की जो एक्स ए की वैल्यू रख देते हैं पहले, कितना है 0.25 बाय 0.25 प्लस 0.75 इंटू 3/7। तो इसको अगर सॉल्व करें तो 0.25 0.25 0.25 कट जाना है, यहाँ हो जाएगा 1/1 प्लस हो जाएंगे 3 3 जा 9, 9/7 यह आ जाएगा। तो अब यहाँ से आ जाएगा 7 9 7 16, 16/7 यानी कि 7/16 आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 7/16। तो 7/16 आ चुका है और 7/16 इज अबाउट 0.43, यानी कि वाई ए की वैल्यू 0.43 निकली है, यानी कि एक्स ए डैश की वैल्यू निकल चुकी है बच्चों 0.43, लेकिन अपने को 0.8 चाहिए, काम नहीं चलेगा। तो एक काम करें, हमें फिर यहाँ का वेपर निकालना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए हमको पहले वाई बी की ज़रूरत पड़ेगी। तो वाई बी निकाल लो पहले, तो वाई बी कितना हो जाएगा, तो वाई बी इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.43, या फिर अप्रॉक्सीमेशन में आ जाएगा ना। यहाँ पे एक काम करते हैं, इसी डेटा को लेकर चलते हैं, क्योंकि छोटा छोटा सा कैलकुलेशन में काफ़ी गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए मैं इसको इस डेटा को बस चेक करने के लिए देखा कि 0.8 आ रहा है कि नहीं, तो हम इसी को लेकर चलते हैं। अदरवाइज थोड़ा भी मोल फ्रैक्शन है, वो छोटी वैल्यू है, थोड़ा भी डिजिट इधर उधर हुआ तो अपना आंसर गलत हो जाएगा। तो 1 माइनस 7/16 कर लेते हैं, तो दिस कुड बी 9/16। ठीक है, अब ये फर्स्ट डिस्टिलेट में तो भाई पता चल चुका है कि भाई अपना 0.8 नहीं आ रहा है। अब सेकंड डिस्टिलेट देख लेते हैं, सेकंड डिस्टिलेट करते हैं। सेकंड डिस्टिलेट सेकंड डिस्टिलेट में हम लोग क्या होगा, हम लोग वाई ए डैश की वैल्यू निकालेंगे, जिससे एक्स ए डबल डैश की वैल्यू पता लग जाएगी। तो अब वाई ए डैश की वैल्यू अपने को चाहिए, जिससे कि हम लोग एक काम करेंगे क्या, कि हम लोग को पता चल जाए एक्स ए डबल डैश की वैल्यू कितनी होगी। तो फिर से यहाँ पे पहले यहाँ का पी टोटल निकालना पड़ेगा। तो पी टोटल डैश यहाँ के लिए
पी टोटल डैश इज टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए डैश, यहाँ का एक्स ए डैश प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी डैश। अब यहाँ से हम लोग पी टोटल निकाल लेते हैं, दिस कुड बी पी ए नॉट, अगेन वेरी कैलकुलेटिव, एक्स ए डैश की वैल्यू हो जाएगी 7/16, तो 7/16 ही रखना पड़ेगा, थोड़ा भी हम लोग फ्रैक्शन लेके नहीं चल रहे हैं, नहीं तो वो रिस्क हो जाएगा। और पी बी नॉट, हम लोग पी बी नॉट को हम लोग हमेशा लेके चलना है क्या, पी बी नॉट इज टू 3/7 पी नॉट डायरेक्ट कर दे रहे हैं, 3/7 पी ए नॉट, है ना, ये चीज़ लेके हमेशा चलना है। और एक्स बी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स बी डैश की वैल्यू इज इक्वल टू वाई बी, तो वाई बी की वैल्यू हो जाएगी 9/16, दिस इज 9/16। अब यहाँ से हम लोग पी टोटल निकाल दें, दिस इज पी ए नॉट इज, तो 7/16 प्लस 3 इंटू 9/7/16, ये रहा अपना सीन। अब क्या करना है, ये रही बात, अब निकालना है मुझे वाई ए डैश निकल जाएगा तो एक्स ए डबल डैश उसी के बराबर हो जाएगा, तो यानी कि अपने को चाहिए वाई ए डैश इज इक्वल्स टू, फिर से वही चीज़ करेंगे, पी ए बाय पी टोटल, पी ए हो जाएगा पी ए नॉट इंटू एक्स ए, तो यहाँ का एक्स ए है एक्स ए डैश अपॉन, बड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है लेकिन मज़ेदार है भाई, हर क्वेश्चन का अपना फ्लेवर होता है ना। इफ़ यू एंजॉय न्यूमेरिकल्स देन यू विल फील गुड, है ना। ये हो गया पी ए नॉट कट जाना है। अब यहाँ से एक्स ए डैश की वैल्यू अपने को पहले से पता है, दिस इज 0.43, तो रख लें 0.43 अपॉन, है ना, 0.43 ना रखो भाई, गड़बड़ हो जाएगा, 7/16 रखो, 7/16 प्लस 3/7 इंटू 9/16, है ना। अब इसको हम लोग क्या कर लें, देख लें, तो सॉल्व करें जरा, 16 कट गया तो ख़त्म हो गया, 16 सारे 16 निकल जाएंगे यहाँ से, तो बच जाएंगे 7 लिख दें, इसको लिख सकते हैं हम लोग किस तरह से, क्या 7/7 प्लस 3 इंटू 9/7, है ना। और अगर हम लोग इसको हम लोग देखें, इसको कैलकुलेट करें तो 7 जब 49 और यह ऊपर चला जाएगा, दिस इज़ 49 अगेन, तो 7 इंटू 7 बाय, फिर 7 जब 49 प्लस 27, इस तरह से, तो ये हो जा रहा है 49 अपॉन 49 और प्लस 27, 59 69 76, 49/76 आ रहा है। इसको चेक कर लेते हैं, 49/76 क्या भाई 0.8 के आसपास पहुंचा कि नहीं, देखो चेक करो, तो 49/76 दिस इज 0.64, नहीं हो रहा है अभी, यानी कि वाई ए डैश की वैल्यू निकल चुकी है, यानी कि अपने को एक्स ए डबल डैश की वैल्यू निकल चुकी है, दैट इज 0.644, दिस इज अगेन नॉट इक्वल टू 0.8 और ग्रेटर देन 0.8, तो एक बार और, एक मेहनत और करो, आई थिंक इस बार तो आ ही जाना है, आंसर भी 3 ही है। अब वाई ए डैश अपने को 49/76 पता चल चुका है, तो अपन यहाँ से वाई बी डैश भी निकाल ही लेते हैं, क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगा पीटी निकालने में, तो वाई बी डैश कुड बी 1 - 49/76 एंड दैट इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, 76 - 49 दैट कुड बी 27/76, तो ये निकल चुका है। अब थर्ड डिस्टिलेशन में तरफ जा रहे हैं बच्चों, थर्ड डिस्टिलेट कर रहे हैं, थर्ड डिस्टिलेट की चर्चा कर रहे हैं, यानी कि हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ, और एक्सिड ट्रिपल डैश को चेक करना है, लेकिन एक्सिड ट्रिपल डैश होगा वाई ए डबल डैश के बराबर, तो वाई ए डबल डैश की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वाई ए डबल डैश की वैल्यू उसी तरह से निकालने के लिए पहले पी टोटल, तो पी टोटल डबल डैश, यहाँ का पी टोटल निकालना पड़ेगा, और ये हो जाएगा क्या, पी ए नॉट इंटू एक्स ए डबल डैश प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी डबल डैश, है ना बच्चों। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ पे देखेंगे पी ए नॉट और एक्स ए डबल डैश की वैल्यू कितनी है, एक्स ए डबल डैश है, एक्स ए डबल डैश इज इक्वल टू पी वाई ए डैश इज इक्वल टू 49/76,
तो 49/76 प्लस पी बी नॉट की जगह पे डायरेक्ट बच्चों क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो पी बी नॉट की जगह पे डायरेक्ट लिखेंगे 3/7 पी ए नॉट, तो लिखा जाए 3/7 पी ए नॉट इंटू, और ये वैल्यू आ रही है 27/76 एक्स बी डबल डैश, एक्स बी डबल डैश इज इक्वल टू वाई बी डैश है ना, दैट इज 27/76। अब यहाँ से हम लोग क्या करें, फिर से आ गया लंबा चौड़ा कहानी, कोई नहीं बात, कुछ नहीं है, 49/76 प्लस, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3/7 इंटू 27/76। दिस इज जस्ट ब्रेन ओपनिंग है ना, कि आपको काम कैसे करना है समझ में आना चाहिए है ना, इस कैलकुलेशन से नहीं भागना है, बस पता होना चाहिए कि भाई ये वैसे क्वेश्चंस हैं जो आपके ब्रेन के टॉलरेंस पावर को बढ़ा देंगे। यानी कि अगर आप ये सब क्वेश्चन को आप तो एंजॉय कर रहे हो, तो कहीं नहीं ऐसा होने वाला कि जी मेन जी एडवांस से क्वेश्चन तो बड़े आसानी से बनेंगे, एम प्रेशर लेस रहोगे काम करोगे, क्योंकि इतने वहाँ पे कैलकुलेशन होने ही नहीं वाले, वहाँ तो फटाफट काम होने वाला है, ठीक है, वहाँ तो इतने कॉम्प्लिकेशन में जाना भी नहीं है, वहाँ पे काम फटाफट होता है, ठीक है। तो अपन थोड़ा ऊपर लेवल पे चल रहे हैं, थोड़ा ऊपर लेवल क्या है भाई, बस क्वेश्चन को ट्विस्ट किया गया है लैंग्वेज के द्वारा, और थोड़ा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। अब यहाँ पे पी ए नॉट इंटू, अब ये काम कर दिए, अब यहाँ पे पी ए नॉट की वैल्यू तो आ गई अपने को, पी ए नॉट के टर्म में तो वैल्यू आ गई पी टोटल की। अब यहाँ से डायरेक्ट हम क्या कर लें, अपने को वाई ए डबल डैश निकालना है, वाई ए डबल डैश कुड बी इक्वल टू एक्स ए ट्रिपल डैश, तो अब निकालते हैं वाई ए डबल डैश, तो वाई ए डबल डैश इज इक्वल टू पी ए डबल डैश, या फिर पी ए डैश कर दो इसको, पी ए डबल डैश बाय पी टोटल, पी टोटल, तो ये पी टोटल डबल डैश है ना, आप वैल्यू रख लो भाई, तो पी ए डबल डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी देखो, तो पी ए डबल डैश की वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, क्या पी ए नॉट इंटू एक्स ए डबल डैश कर देते हैं, पी ए नॉट इंटू एक्स ए डबल डैश और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा पी टोटल, तो पी टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, पी ए नॉट इंटू 49/76 प्लस 3 इंटू 27/7 इंटू 76, पी ए नॉट गॉन, और एक्स ए डबल डैश की वैल्यू अपने को पता है ना 0.644, लेकिन पॉइंट में नहीं लेना है, कैलकुलेशन करना पड़ा हो जाएगा, तो 49/76 लेना है वहाँ पे, दिस कुड बी 49/76 बाय 49/76 प्लस 3 इंटू 27/7 इंटू 76, और अगर इसको सॉल्व किया जाए तो 76 कट गए, 49 बच गए कितना, 49/49 प्लस 3 इंटू 27/7, और इसको अगर सॉल्व किया जाए बच्चों तो यू विल फाइंड वैल्यू 0. देख लेते हैं ना, ये आ रहा है 0.8089, और ये अपना मकसद पूरा हो गया, क्योंकि अब देखो भाई वाई ए डबल डैश की वैल्यू आ चुकी है 0.8089, 0.8 से बड़ा हो चुका है, यानी कि एक्स ए ट्रिपल डैश अपना मिल चुका है 0.8089, दिस वेरी क्लासिक है ना, मिल चुका है अपने को एक्स ए ट्रिपल डैश, वैल्यू 0.8089 आ चुकी है। इसका मतलब अपने को वह डिस्टिलेट मिल चुका है जिसमें ए का मोल फ्रैक्शन 0.8 या 0.8 से बड़ा होना चाहिए था, अपना को मिल चुका है, और ये कौन सा डिस्टिलेट में हुआ है, ये थर्ड डिस्टिलेट में हुआ है, इसलिए इसका आंसर होगा 3 डिस्टिलेशन, आंसर इज वेरी स्मॉल 3 है ना। चलो भाई ये थे 8th नंबर, अब देख लेते हैं 9th नंबर क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन खत्म हुए वेपर प्रेशर के, अब हम लोग आ रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे। क्वेश्चन नंबर 9th, वाटर बॉयल्स एट 95 डिग्री सेल्सियस इन डेनवर, द माइल हाई सिटी, कैलकुलेट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन डेनवर, डेलज वेपरेशन ऑफ वाटर इज गिवन 40.67 किलो जूल पर मोल। याद करो मैंने बताया था तुम लोगों को कि जैसे जैसे बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो वेपर प्रेशर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जितना ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। अब अगर यहाँ पे डेनवर में बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 95 डिग्री सेल्सियस है, तो ऑब्वियस है कि वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, 1 atm से कम होगा, क्योंकि 1 atm पे तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब अपने को यही वैल्यू निकालनी है
कि डेनवर में आखिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। ठीक है, तो चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्लासियस-क्लैपेरियन इक्वेशन तुम लोग को मैंने पढ़ाया था, तो 2.303 log P2 by P1 is equal to del H upon del H VAP by R 1 by T1 minus 1 by T2। इसको इस तरह से लिख सकते हो, log P2 by P1 del H by 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2। अब देखो भाई, अपने को कंपेयर करना है अर्थ से ना, तो अपने ग्राउंड लेवल पे बात करते हैं। तो फॉर अर्थ ग्राउंड के बारे में बात करो बच्चों, तो हमको पता है यहाँ का एटमॉस्फेयर यानी कि P1 मान लेते हैं इसको, यहाँ का 1 atm है। और यहाँ का जो टेम्परेचर है, जो बॉइलिंग पॉइंट है जो वाटर का, वो बॉइलिंग, क्योंकि टेम्परेचर तो यहाँ बॉइलिंग पॉइंट है ना, तो यहाँ पे T1 मान लेते हैं कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस बोले तो 373 केल्विन। और फॉर डेनवर का क्या हाल है, डेनवर में P2 हमने को निकालना है, वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालना है, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट गिवन है 95 डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन बदलते हैं तो हो जाएगा 273 प्लस 73 75 78 68 यानी 368 केल्विन। अब अपने को P1 P2 T1 T2 दिया हुआ है, डेल एच वेपराइजेशन दिया हुआ है, फटाफट रखें वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमको पता है 2.303 log P2 by P1 इज इक्वल टू डेल एच वैप दिया हुआ है कि इसमें देखो 40.67 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल है तो जूल में बदल लो, 40.67 इंटू 10⁻³ और डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी जूल में, क्योंकि यहाँ जूल में है तो आर की वैल्यू होती है जूल में 8.314 इंटू 1 बाय T1 बोले तो 373 माइनस 1 बाय 368। भाई साहब इसको आप सॉल्व कर लो, लॉग को सॉल्व करने आता होगा, अगर नहीं आता है तो लॉग एंटी लॉग आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए अगर बोलोगे तो मैं क्लास ले भी सकता हूँ। ठीक है, अगर आता है लॉग सॉल्व करने तो इसको पूरे कैलकुलेशन को सॉल्व करो। भाई साहब यहाँ पे काम हो चुका है और आंसर आ चुका है 0.837 आ जाएगा, 837 atm। ये बात तो पहले से पता था ना भाई कि बॉइलिंग पॉइंट 95 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि 100 से कम है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी 1 atm से कम होगा। अगर ऑप्शन में 4 ऑप्शन रहे और तेरे को 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन ऐसा दिख रहा हो जो 1 atm से ज़्यादा है तो पहले ही वो कट गए, तो जो 1 atm से कम होंगे वही आंसर होंगे। तो ऐसे भी तुम लोग सोच सकते हो, क्या पता काम कर जाए दिमाग वहाँ पे कि 3 ऑप्शन वो 1 atm से ज़्यादा रहे। लेकिन अगर आपको कैलकुलेशन करना हो तो क्लासियस-क्लैपेरियन इक्वेशन से आप काम कर सकते हैं। तो दिस इज द 9th। अब चलते हैं अपने 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन क्या कहता है, 0.1 m KI एंड 0.2 m AgNO3 आर मिक्सड इन 3:1 वॉल्यूम रेशियो। तो वॉल्यूम रेशियो बोले तो यानी कि अगर इसका 3 लीटर लिया जाएगा तो इसका 1 लीटर लिया जाएगा, है ना, यानी कि KI और AgNO3 को मिला दिया गया है और इसका वॉल्यूम रेशियो दिया गया है। यानी कि वॉल्यूम के बारे में बात करें, कुछ भी मान लो यार, रेशियो में क्या दिक्कत है, इसको मान लेते हैं हम लोग 3 लीटर, तो इसको मान लो 1 लीटर। और KI AgNO3 के बारे में बता दें, ये दोनों आपस में रिएक्शन शो करते हैं और ये बनाया जाता है आपको AgI जो कि एक प्रेसिपिटेट बनता है, और KNO3 ये आपका आयनिक कंपाउंड है, ये डिसॉल्व हो जाता है, यानी कि ये सॉल्यूशन से बाहर निकल जाएगा और ये सॉल्यूशन में रह जाएगा। जो सॉल्यूशन से बाहर निकल जाएगा उसके कारण किसी भी तरह का कोई भी इफेक्ट सॉल्यूशन पे नहीं आएगा, ना वेपर प्रेशर पे, ना बॉइलिंग पॉइंट पे, ना फ्रीजिंग पॉइंट पे, किसी पे नहीं। यानी कि जो भी वेपर प्रेशर पे जो भी इफेक्ट होगा वो इसी के कारण होगा, इन लोग के कारण जो बचे रहेंगे, जो बनेंगे। जो सॉल्यूशन में है ही नहीं उसकी बात नहीं की जाती। अब क्या कहा जा रहा है, इसका कंसंट्रेशन 0.1 m है, इसका कंसंट्रेशन 0.2 m है। तो अगर 1 लीटर 0.1 m बोले तो 1 लीटर में 0.1 मोल, तो अपने को 3 लीटर है, तो मोल के बारे में बात कर ले यहाँ पे। तो मोल कितना, तो 3 लीटर में 0.3 मोल और ये 1 लीटर में 0.2 मोल। तो शुरू में आपके पास ये 0.3 मोल है और ये 0.2 मोल है एक तरह से देखा जाए तो। और अगर देखा जाए तो ये रिएक्शन 1:1 होता है, यानी कि इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करता है, लेकिन इसका 0.3 इसका 0.2 है, इसका मतलब ये एक लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ये खत्म हो जाएगा। यानी कि फाइनल हम बात करें, फाइनली बात करें बच्चों, तो ये 0.1 मोल आपका बच गया है,
यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, यहाँ पे AgI बना है, लेकिन चूंकि ये प्रेसिपिटेट है इसलिए हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। और KNO3 जो है वो डिजॉल्व हो जाएगा, जो भी है सॉल्यूशन में घुल जाएगा, तो इससे हमको लेना देना है ये कितना बन रहा है। तो ये कितना बन रहा है, दिस इज 0.2, तो ये बनेगा 0.2, 1 to 1 तो 0.2 to 0.2, तो ये 0.2 मोल बन रहे हैं। अब ये KI तो टूट जाएंगे, एक K प्लस एक I माइनस, तो 0.1 मोल से कितना बन जाएगा, एक मोल से 2 मोल बन रहे हैं पार्टिकल्स। यानी कि इसके बारे में बात करें, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ मोल ऑफ आयंस की बात करें, तो यहाँ पे एक मोल में 2 मोल आ जाएंगे आयन, तो 0.1 में 0.2, और इससे लेना नहीं, ये तो है नहीं, इसको इससे मतलब नहीं। इससे एक में फिर से 2 आ जाएंगे, क्योंकि एक में है एक K प्लस एक NO3 माइनस, तो 2 में आ जाएंगे 4, तो 0.2 में हो जाएंगे 0.4, तो दिस इज 0.4, अब मिलने के आ जाएंगे ये 0.6। तो नंबर ऑफ आयंस निकल चुके हैं आपके पास कितने हैं, 0.6 नंबर ऑफ आयंस निकल चुके हैं। अब आपको निकालना है मोलारिटी, क्योंकि अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या कहता है मोलालिटी चाहिए, है ना। तो मुझे मोलालिटी चाहिए, तो हम लोग एक काम करते हैं, मोलारिटी तो बराबर ही होता है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जा रहा है तो सोल्यूशन काफ़ी इक्वस है। तो एक काम करते हैं, हम लोग मोलारिटी ही निकाल लेते हैं, क्योंकि मोलालिटी की जानकारी यहाँ पे क्लियर कट नहीं दी गई है। तो हम लोग मोलालिटी निकालते हैं। मोलालिटी इज अबाउट इक्वल टू मोलारिटी एंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ आयंस, दिस इज 0.6, और टोटल वॉल्यूम तो 3 लीटर ये था, 1 लीटर ये हो गया 4 लीटर, तो 0.6/4m। अब यहाँ से हम लोग काम करेंगे, आराम से फटाफट लगा दें, डेल टी एफ इज टू KF इंटू एम, और KF की वैल्यू हो जाती है 1.86, जो कि दिया होना चाहिए, ऐसे याद होना भी चाहिए, वाटर का 1.86, और m की वैल्यू मोलारिटी वैल्यू मोलारिटी के बराबर मैंने अप्रॉक्सीमेट कर दी है, दिस इज 0.6/4, और इससे को अगर सॉल्व करें तो आपका आंसर आ जाएगा, दिस इज 0.279। बड़ा मस्त क्वेश्चन था बच्चों, इसमें बस यहाँ पे दिमाग ये लगाना था ना, 2-3 चीजें थी यहाँ पे। एक तो ये दिमाग में रखना था कि इसमें लिमिटिंग रेट का कॉन्सेप्ट था, कि कौन चले जाएगा कौन बच जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा, ये बच जाएगा। और ये जो प्रेसिपिटेट वाला सीन है, ये क्या है, इसको नेग्लेक्ट करना है, क्योंकि ये AgI जो है वो सॉल्यूशन में है ही नहीं, वो सॉल्यूशन में बैठ चुका है, जो बैठ चुका है तो वो किसी भी तरह से डेल TF को इफेक्ट करने वाला नहीं, तो इसको भी मैंने नेग्लेक्ट कर दिया। तो बचे ये कंपाउंड और ये कंपाउंड, ये 0.1 मोल बचा हुआ था, ये 0.2 मोल बचा हुआ था, लेकिन इसका देखो एक KI से 2 आयन बनेंगे, इसके एक KNO3 से 2 आयन बनेंगे, तो अपने को 0.1 से 0.2, 0.2 से 0.4, इस तरह से 0.6। और फिर मैंने यहाँ निकाला न्यू कंसंट्रेशन, तो वॉल्यूम तो चूंकि 4 लीटर पहले भी था, अभी भी रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम तो चेंज हो नहीं रहा। तो यहाँ से निकाल लिया मैंने मोलारिटी, और मोलारिटी को मैंने अवॉइड कर दिया मोलालिटी के बराबर, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू 0.279 इज डन। दिस इज आवर 10th क्वेश्चन। अब चलते हम लोग अपने 11th नंबर क्वेश्चन पे। इलेवेंथ नंबर देखा जाए बच्चों, कहता क्या है, ए सॉल्यूशन ऑफ x मोल ऑफ सुक्रोज इज इन 100 ग्राम वाटर फ्रीजेज एट -0.2 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, कोई एक सॉल्यूशन है, देखो भाई एक सॉल्यूशन है यहाँ पे, इसमें x मोल सुक्रोज है, सुक्रोज बोले तो शुगर, और वाटर इसमें कितना है, और इसमें वाटर है 100 ग्राम वाटर है, और इसका जो देखा गया है फ्रीजिंग पॉइंट वो -2 डिग्री सेल्सियस है। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, -2 इसका सॉल्यूशन का पाया जा रहा है, यानी कि डेल TF समझ सकते हैं ना, इसका डेल TF कितना हो जाएगा, तो डेल TF इज 0.2 डिग्री सेल्सियस, ये पता चल गया अपने को। कहता है एज आइस सेपरेट्स द फ्रीजिंग पॉइंट, एज आइस सेपरेट्स द फ्रीजिंग पॉइंट गोज डाउन टू 0.25 डिग्री सेल्सियस। कहता है क्या, अब क्या किया गया कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं हम लोग नीचे लेके जा रहे हैं, और नीचे कहाँ पे लेके चले गए, 0.25 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग लेके चले गए, यानी कि हम लोग 0.2 डिग्री सेल्सियस में, -0.2 डिग्री सेल्सियस में जो कि हम लोग का डेल TF पाया जाता था, उससे भी कम टेम्परेचर मैंने कर दिया, यानी कि 0.25 से कम लेके चले गए, यानी कि अब ये जो टेम्परेचर है वो हो चुका है -0.25 डिग्री सेल्सियस।
-0.25 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। अब उस डिग्री सेल्सियस पे यह सॉल्यूशन कितना आइस बनाएगा वो देखना पड़ेगा। तो मुझे पहले ये देखना पड़ेगा ना कि आखिर यह सॉल्यूशन कितना आइस को, कितने वाटर को आइस बनने से रोक लेगा, वो निकाल लो पहले। तो एक काम करते हैं, अपने को केएफ की कोई जानकारी नहीं दी गई है और एक्स मोल चूंकि यहाँ पे दिया हुआ है, तो एक काम करते हैं, एक रिलेशन निकालते हैं डेल टी एफ। पहले इसके लिए जो पहला वाला था डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, और दिस इज 0.2 इज इक्वल टू के एफ, और मोलालिटी क्या होता है, मोल ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। तो 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम मीन्स कितना केजी हो जाएगा। तो एक काम करें, ग्राम को ग्राम में रहने दो, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, दिस कुड बी 10। तो यहाँ पे आ गया के एफ इज इक्वल टू 0.2 अपॉन 10x। ये अपने के एफ की वैल्यू है। अब के एफ जो यहाँ पे है वही तो दूसरे में होगा। अब ये कहा जा रहा है कि जो सेम सॉल्यूशन है भाई, यहाँ भी x मोल ही सोल्यूट है, सुक्रोज है, और 100 ग्राम ही वाटर है। लेकिन यहां पे इस बार टेम्परेचर को कहां लेके चला गया है, -0.25 डिग्री सेल्सियस कम कर दिया गया है। यानी कि यहां भी डेल टी एफ दिया गया है 0.25 डिग्री सेल्सियस लेके चला गया। अब अगर फ्रीजिंग पॉइंट इतना से कम कर दिया गया है तो बताना है कि कितने आइस बनेंगे, यानी कि कितना वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हर का तो अपना कैपेसिटी है कि एक्स मोल सुक्रोज कितने वाटर को आइस बनने से रोकेगा। पहले ये देख लो। तो अब एक मान लेते हैं कि लेट कुछ मान लो ए ग्राम डब्ल्यू ग्राम कुछ भी मान लो, ए ग्राम वाटर not converted into ice, ठीक है। अगर 1 ग्राम वाटर जो है, 1 ग्राम वाटर आइस में कन्वर्ट नहीं हुआ, इसका मतलब एक्स मोल जो था इतने टेम्परेचर पे, इतना डेल टी एफ पे, इतने वाटर को आइस बनने से रोक लिया। यानी कि अब लिख सकते हैं डेल टी एफ बराबर के एफ इंटू एम। के एफ की वैल्यू क्या होती है बच्चों, के एफ की वैल्यू मैंने लिखा था 0.2 बाय 10x। मोलालिटी क्या होगा, मोल ऑफ सोल्यूट इंटू 1000, मास ऑफ द सॉल्वेंट जो कि फ्रीज नहीं हुआ तो वो ए, एक्स गॉन, और डेल टी एफ इज गिवन 0.25 डिग्री, 0.25 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 10 से ये चला गया, 100.2 यानी कि 20 बाय ए। तो इसलिए ए की वैल्यू कितनी हो गई, 20/0.25। तो 20/0.25 यानी कि 1/4 यानी कि 80 ग्राम। इसका मतलब क्या है, ये जो एक्स मोल सुक्रोज है वो 80 ग्राम वाटर को क्या है, 80 ग्राम वाटर को आइस बनने से रोक लेगा। इसका मतलब 100 ग्राम वाटर तुमने लिए थे तो 80 ग्राम वाटर तो बच गए, तो चले कितने गए आइस में, तो आइस इज इक्वल्स टू 100 माइनस 20, दिस इज 80, सॉरी 100 माइनस 80, दिस इज 20, ठीक है। यानी कि 20 ग्राम आइस का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहां पे एक चीज समझने वाली है बच्चों, जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करते जाते हैं किसी भी सॉल्यूशन का, तो जो सॉल्यूट होता है उसकी एक कैपेसिटी होती है, उसी कैपेसिटी के हिसाब से ही वह गिवन सॉल्वेंट को फ्रीज होने से रोकता है। एक्स मोल सुक्रोज के द्वारा इस टेम्परेचर पर क्या जो कैपेसिटी थी वो ए ग्राम्स वाटर को फ्रीज होने से रोकने की थी, तो मैंने वो निकाल लिया, कितना फ्रीज नहीं हो पाएगा, तो ये निकल जाएगा कितना फ्रीज हो जाएगा। जो फ्रीज हो जाएगा वही तो आइस कहलाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 12। When 13.76 gram of diphenyl is dissolved in 100 gram of benzene, 100 ग्राम बेंजीन में डिजोल्व किया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज 2.3 डिग्री सेल्सियस। चलो डेल टी बी अपने को पता है 2.3, और डेल टी बी रहा होता है के बी इंटू एम, और डेल टी बी की वैल्यू दी गई कितनी 2.3,
और कैलकुलेट द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ बेंजीन। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बेंजीन याद करो, बताया था डेल एच वेपराइजेशन, डेल एच वेपराइजेशन निकालना था। एक याद करो ये फॉर्मूला मैंने बताया था केबी की मदद से ना, केबी इज इक्वल्स टू आर टी स्क्वायर बाय 1000 एलवी। ये बता लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, या फिर एलवी को या फिर डेल एच वेपराइजेशन भी कह सकते थे। ये कब था? जब ये पर ग्राम में दिया हो। अब पर मोल में निकालना हो तो बराबर लिख सकते थे हम लोग क्या, एम आर टी स्क्वायर बाय 1000 एलवी। ये कब लिखते थे? जब एलवी की वैल्यू पर मोल में निकालनी हो। तो आंसर यहाँ देखो पर मोल में निकालनी है तो हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, मैं पढ़ा चुका हूँ इसको। लेकिन इसको निकालने के लिए अपने को आर पता है, बॉइलिंग पॉइंट भी चलो पता है, दिया हुआ 80 डिग्री सेल्सियस, और एल भी अपने को निकालना है, मॉलिकुलर वेट भी पता है, बस के भी पता नहीं है ना। तो यहाँ से के भी निकाल लेते हैं। तो के भी, अब मोलालिटी निकाल लो। तो मोलालिटी क्या हो जाएगा, 100 ग्राम बेंजीन है और 13.76 डाइफिनाइल। तो 13.76 इंटू 1000 अब बाय क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द सॉल्वेंट, दिस इज 100। और डाइफिनाइल का वेट निकालो तो डाइफिनाइल का फॉर्मूला क्या होता है, पीएच, दिस इज डाइफिनाइल, C6H5। तो 77 इंटू 2 154। तो ये 154, यहाँ से KB की वैल्यू निकाल लो भाई। तो 2.3 इंटू 100 हटाओ यार, इन 2.3 इंटू 154 बाय कितना हो जाएगा, 137.6 है ना। और इसको सॉल्व कर लो तो 2.3 इंटू 154 बाय 137.6, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी बच्चों, ये आ रहा है 2.574। तो केबी की वैल्यू निकल गई 2.574। अब ये वैल्यू यहाँ रख दिया जाए इस वैल्यू में। ये फॉर्मूला तब लगाया जाता है जब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पर मोल में लिया रहता है ना बच्चों, ध्यान रखेंगे। अब केबी की वैल्यू रखो 2.574 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्वेंट लिया जाएगा जो कि बेंजीन। तो बेंजीन का वैल्यू कितना आता है, C6H6 78। तो 78 लेंगे बच्चों यहाँ पे हम लोग। तो 78 इंटू, और आर की वैल्यू क्या लेनी होगी, जूल में लेनी होगी। तो हो जाएगा 8.314। और टी इज द बॉइलिंग पॉइंट, तो वो 80.1 डिग्री सेल्सियस है। तो 273 जोड़ दो तो हो जाएगा 273 80 353। तो 353.1 का स्क्वायर बाय 1000। और ये हो गया लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो कि पर मोल में निकलेगा। इसको तुम सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करने की जो वैल्यू आएगी वो जूल में आएगी। तो आंसर अपना 3141 है, यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी 31410 जूल पर मोल आएगा आंसर। और इसको कन्वर्ट करोगे तो 31.41 किलो जूल पर मोल आ ही जाएगा। कैलकुलेट करके देख लेना इसको, ठीक है। तो यहाँ से निकल गया क्या बच्चों, अपना डेल टीबी की मदद से, निकाल लिया केबी की मदद से निकाल लिया हम लोगों ने एलबी की वैल्यू। दिस इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, दिस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ओके, अब ये 12 है। अब चलते हैं अपने 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर देखा जाए बच्चों, कंसिडर द इक्विमोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम नहीं है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड विथ डेल टीबी एंड डेल टीबी डैश एज द रिस्पेक्टिव बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशंस। यानी कि NaHSO4 दिया है बच्चों और दिया है NaCl, ठीक है। इसका जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को डेल टीबी किया गया है, इसके डेल टीबी डैश। इसकी जितनी मोलालिटी है इसकी भी मोलालिटी सेम रखी गई है। तो कहा जा रहा है लिमिट मोलालिटी टेंस टू 0, आपको ये निकालना लिमिट मोलालिटी टेंस टू 0 डेल टीबी बाय डेल टीबी डैश। तो इसको हम लोग किस तरह से ले सकते हैं, तो इसको इस तरह से ले सकते हैं क्या, लिमिट मोलालिटी टेंस टू 0 और डेल टीबी की वैल्यू क्या रख दें, आई इंटू के बी इंटू एम बाय आई इंटू के बी इंटू एम। यहाँ पे अभी m की वैल्यू 0 ना रखेंगे तो वैल्यू क्या होगी, अनडिफाइंड हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, अभी m की वैल्यू तो यहाँ पे चूंकि सेम वैल्यू है तो कट ही जानी है। तो ये वैल्यू कट गई, के बी वैल्यू कट जाएगी। अब इसका i कितना हो जाएगा, इसकी i हो जाएगी, देखो यहाँ पे जो टूटेंगे इसमें, एक तो Na+ टूट जाएगा, एक H+ टूट जाएगा और एक SO4- 2 टूट जाएगा। 3 पार्ट में टूटेगा।
Na+H+ और SO4-2, यानी कि I की वैल्यू हो जाएगी 3। यानी कि हम लोग कह सकते हैं अब तो मोलालिटी रहा ही तो मोलालिटी टेंस टू 0 का मतलब नहीं रह गया, तो हम लोग कह सकते हैं दैट इज del TB बाय del TB डैश लिमिट मोलालिटी टेंस टू 0 इज इक्वल टू इसकी जो एन फैक्टर, इसका जो आई फैक्टर हो जाएगा, वन टॉप फैक्टर कितना हो जाएगा 3 है, 3 बाय आई से कितने हो जाएंगे Na+ में टूटेगा और Cl- टूटेगा तो आई इसके 2 हो जाएंगे बाय 2, दिस इज इक्वल टू 1.5। ठीक है बच्चों, आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसमें कुछ नहीं करना था, बस मोलालिटी टेंस टू 0 से कोई लेना देना नहीं था। यहाँ पे मोलालिटी तो इक्वल मोलालिटी था तो कट ही गया ना। ठीक है, तो यहाँ से लिमिट लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, आपका आंसर सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए बच्चों क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, देखा जाए। A living cell contains a solution which is isotonic with 0.2 m ग्लूकोज। एक सेल है और वो आइसोटोनिक है किसके 0.2 m ग्लूकोज से, यानी कि पाई ऑफ ग्लूकोज कितना होगा, पहले ये निकाल लो ना भाई। पाई ऑफ ग्लूकोज कितना होगा, तो CRT, तो C है 0.2 RT, और अगर जितना ये ग्लूकोज का होगा उतना ही हो जाएगा आपका किसका, सेल का, इसलिए पाई ऑफ द सेल कितना हो जाएगा, दिस इज 0.2 RT। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या कहा जा रहा है, व्हाट ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप्स व्हेन द सेल इज प्लेस्ड इन 0.05 m BaCl2। अब पाई ऑफ BaCl2 निकाल लो यार, क्या दिक्कत है इसमें, पाई ऑफ BaCl2 पहले निकाल लो, तो कितना हो जाएगा 0.05 RT। तो एक बार देखो BaCl2 तो टूट जाता है ना भाई, थोड़ा संभल कर, BaCl2 तो Ba+2 Cl- में टूटा जाता है, तो I=3 हो जाएगा। तो I भी लिखना पड़ेगा, यानी कि I इंटू 0.05 RT बोले तो 3 इंटू 0.05 RT, यानी कि हो जाएगा 5 3 या 15, यानी कि 0.15 RT। अब ये कहा जा रहा है कि इस सेल को जिसका कि ऑस्मोटिक प्रेशर 0.2 RT है, उसको किस में डाला जा रहा है, इस सॉल्यूशन में जिसका कंसंट्रेशन, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर 0.15 RT है। तो ऑब्वियस है कि जो यहाँ का क्या होगा, तो यहाँ पे प्रेशर यहाँ का ज़्यादा है, यहाँ का प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब क्वेश्चन कह रहा है क्या, अपने को निकालना है कितना ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप करेगा सॉल्यूशन के सॉरी सेल सॉल्यूशन में डालने के बाद कितना ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप करेगा। तो जितना का डिफरेंस होगा उतना का ही ऑस्मोटिक प्रेशर ये डेवलप करेगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाइड कितना होगा बाय द सेल। तो ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाइड बाय द सेल इज द डिफरेंस ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर 0.2 RT है, यानी कि ये 0.2 RT का प्रेशर लगा करके अपने में सॉल्वेंट को इंटर करने नहीं देगा, और ये 0.15 का RT लगा करके सॉल्वेंट को इंटर करने नहीं देगा। तो ऑब्वियस है कि इधर इधर ये क्या कर रहा है अपना, ज़्यादा कंसंट्रेशन यहाँ पे, क्या देखो यहाँ पे 0.2 RT, यानी कि यहाँ कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, यानी कि इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है। कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो लिक्विड्स क्या होंगे, अंदर की ओर आएंगे, अंदर की ओर आएंगे तो यह अपना ऑस्मोटिक प्रेशर लगाएगा उसको प्रिवेंट करने के लिए। तो कितना का प्रिवेंट करेगा, तो 0.2 RT माइनस 0.15 RT, दैट इज इक्वल्स टू 0.05 RT। इसको सॉल्व किया जाए तो 0.05 आर, आंसर देख लो, आर की वैल्यू क्या रखनी चाहिए मुझे, ATM में दिया हुआ है तो इसको रख देंगे 0.0821 ले लो यार। और टेम्परेचर आपको कैल्विन में ही लेना होगा, तो 300 कैल्विन में तो दिया ही हुआ है। और इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा आपको आंसर के हिसाब से 1.23 ATM। ठीक है, तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए, होता क्या है ना कि जब हाई ऑस्मोटिक प्रेशर वाले सिस्टम को जब लो ऑस्मोटिक प्रेशर वाले सिस्टम में डाला जाता है, तो जो हाई ऑस्मोटिक प्रेशर वाला सिस्टम होता है वो अपना एक ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करता है लो ऑस्मोटिक प्रेशर वाले सिस्टम पे, जो कि दोनों के डिफरेंस के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, ये रहा 14th, और आज का आखिरी सवाल, दिस इज 15th। चलो भाई, आखिर किला फतेह हो गया, काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने सीखी, है ना।
तो 15 देख लें। 15 क्या कह रहा है, कहता है द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ sucrose is 2.47 atm at 303 Kelvin and the molar volume of the water present in the solution is 18.10 centimeter cube। अच्छा, ये कहानी कहा जा रहा है, यानी कि जो बात की जा रही है वो ऑस्मोटिक प्रेशर है, किसका दिया जा रहा है, सुक्रोज का। तो एक काम करते हैं, पहले डेटा के साथ ही चलते हैं, कहानी बड़ी है तो डेटा को साथ लेके चलें। तो 2.47 एटीएम ये कह रहा है, और जिस टेम्परेचर पे ये बात कर रहा है वो बात कर रहा है 303 केल्विन पे ये कहानी चल रही है। एंड द मोलर वॉल्यूम ऑफ द वाटर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज 18.1 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, वाटर का मोलर वॉल्यूम दिया हुआ है, यानी कि चलो उसके बारे में बाद में बात करेंगे क्या कह रहा है। मोलर वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी कि एक मोल वाटर का वॉल्यूम दिया जा रहा है बच्चों, एक्चुअली ये बात है। वो कितना है, 18.1 सीसी, सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर, एक्चुअली एक ही चीज़ है। कैलकुलेट द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सोल्यूशन। अच्छा, इस सोल्यूशन का अपने को अब क्या चाहिए, डेल टी बी चाहिए। अब अगर हमको डेल टी बी चाहिए तो डेल टी बी निकालने के लिए अपने को क्या क्या चाहिए, पहले ये तो देखना पड़ेगा। तो डेल टी बी इक्वल टू होता है के बी इंटू एम, और यानी कि अपने को के बी की वैल्यू भी नहीं दी गई है, और के बी की वैल्यू हम लोग वाटर का डायरेक्ट रख भी नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि डेल एच वेपराइजेशन यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। तो एक डेल एच वेपराइजेशन की मदद से तो के बी निकाल लेंगे ना, और मोलालिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको मोलर वॉल्यूम दिया गया है वाटर का, इसकी मदद से निकालेंगे। चलो शुरू करते हैं डेल टी बी निकालने के काम। पहले के बी और फिर एम, तो पहले के बी निकालें। चलो भाई के बी निकाल लो। तो के बी इज इक्वल टू हो जाता है, अब आपको चाहिए के बी किस में, तो के बी क्या होता है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे एल बी, यहाँ पे देख लो डेल एच वेपराइजेशन कैलोरी पर ग्राम में है, जब पर ग्राम है तो लगाएंगे आर टी स्क्वायर बाय 1000 एल बी, पढ़ा चुके हैं। और भाई अगर पर मोल में होता तो एम आर टी स्क्वायर बाय 1000 एल बी। अब आर की वैल्यू कितनी रखेंगे, कैलोरी है, ध्यान रख करके चलना है ये सब चीज़, कैलोरी है तो आर की वैल्यू क्या रखेंगे 2, और इस बॉइलिंग पॉइंट तो वाटर का सब जानता 373 है, तो 373 का स्क्वायर बाय 1000 मल्टीप्लाई, एल बी की वैल्यू कितनी गई 540, और इसको सॉल्व किया जाए फटाफट। 373 मल्टीप्लाई 373 डिवाइडेड बाय 540, और 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ रही है बच्चों 0.515। चलो भाई, के बी एक झंझट तो निकल गया, डेल टी बी निकालने के लिए के बी चाहिए थी, और के बी मुझे पता चल चुका है। अब पता करना है क्या बच्चों, मोलालिटी। मोलालिटी निकालने के लिए क्या करें, तो मोलालिटी क्या होता है, तो मोलालिटी के लिए हमको वेट ऑफ सोल्यूट चाहिए और वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो वेट ऑफ सोल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट हमको चाहिए। तो एक काम करते हैं, अपने को पाई दिया हुआ है ना यहाँ पे, तो पाई से एक काम करते हैं, कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो पाई इज इक्वल टू हो जाता है सी आर टी, ठीक है, और यहाँ से सी निकल जाएगा तो सी इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाय आर टी, और पाई की वैल्यू दी गई है बच्चों 22.47। चूंकि ये एटमॉस्फेयर में है तो आर का मान हम लोग 0.0821 आराम से लिख सकते हैं। टेम्परेचर 303 है, और इसको सॉल्व कर लें फटाफट। 2.47 डिवाइडेड बाय 0.0821, फिर से डिवाइडेड बाय 303, तो ये आपका जो आंसर आ रहा है 0.0993 मोल पर लीटर। अब देखो भाई, इतना मोल पर लीटर है, इसका मतलब क्या है कि अगर सॉल्यूशन क्या हो 1 लीटर लिया जाए तो इतना मोल सॉल्यूट मिल जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसी को रेफरेंस बनाते हैं कि सॉल्यूट को मान लेते हैं कितना, 0.0993 मोल, ठीक है, और सॉल्यूशन जो है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो मान लेते हैं कितना है, तो 1 लीटर ही होगा, मानना क्या है 1000 ml हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पे एज्यूम वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू वॉल्यूम सॉल्यूशन। क्वेश्चन कहता है जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो सॉल्वेंट का वॉल्यूम है, तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट पता लग गया ना, क्या जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है दिस इज 1000 ml, और 1000 ml इज इक्वल टू कितना मोल ये निकालना पड़ेगा, कितना ग्राम वो निकालना पड़ेगा। तो एक चीज यहाँ पे हिंट दिया हुआ है क्या, कि 1 मोल अगर वाटर है तो उसकी वॉल्यूम 18.1 सीसी होगी। तो इसमें कितना मोल होगा, तो मोल ऑफ सॉल्वेंट निकाल लो, मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल ऑफ सॉल्वेंट मतलब टोटल वॉल्यूम 1000 अब बाय 1 मोल का वॉल्यूम दैट इज 18.1।
और अब मुझे निकालना है मास ऑफ सॉल्वेंट। पहुंच गए हम लोग अपने रास्ते पे। मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट तो 100,000 बाय 18.1, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट 18 है तो मल्टीप्लाई 18। अब देखो भाई 18.1 है तो अपने मन से काट मत देना, कुछ ना कुछ तो इसमें लोचा रहा होगा ना, तब ना 18.1 दे रहा है। तो हम एक काम करते हैं, पूरे को लेके चलते हैं, 18 बाई 18.1 और 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 994 प्लस 475 ग्राम। इतना आ गया मास ऑफ वाटर। अब मास ऑफ वाटर पता चल चुका है, मास ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पता चल चुका है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ से निकल जाएगा हम लोग का मोलालिटी। अब डायरेक्ट हम लोग काम कर रहे हैं, आ जाते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे बच्चों। के बी कितना हो गया 0.515 इंटू मोलालिटी, तो मोलालिटी मोल ऑफ सॉल्यूट, तो मोल ऑफ सॉल्यूट कितना निकाले थे 0.0993, 0.0993 इंटू 1000 बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट, दिस इज 994.475। अब इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ ही जाएगा, जो कि 0.0514 के बराबर हो जाएगा। तो ये रहा अपना 15th नंबर क्वेश्चंस, और इस तरह से ख़त्म होता है अपना टॉप 15 क्वेश्चंस, जो कि लैंग्वेज से कॉम्प्लिकेटेड था, जो कि कैलकुलेशन से पूरा घमासान मचा हुआ था, इसमें अलग अलग तरह का लैंग्वेज ट्विस्ट था। उन सब को देखते हुए हम लोगों ने सारे क्वेश्चन को किया। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट बच्चों रह गया हो तो आप बिंदास विदाउट एनी हेजिटेशन पूछिए, कमेंट कीजिए, आई विल आंसर एज सुन एज पॉसिबल। तो बच्चों आज के लिए रखते हैं हम लोग इतना ही। तो दैट्स ऑल फॉर द डे।